भगवान। थोड़े से कंफ्यूजन थे, वो क्लियर करने थे सर, पूछने थे। हाँ बताइए। सर एक जो मैं योग पढ़ रहा था, सभी जो आपने योग बताए थे मुझे, तो उसमें एक था केंद्राधिपति योग, राइट। केंद्राधिपति दोष। ठीक। केंद्राधिपति दोष था। और जी, और दूसरा दिया वो था पंच महापुरुष योग। हाँ जी। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे देखिए, केंद्र में अगर मान लीजिए हम्म। मेष का मंगल है, हम्म। तो केंद्र में अगर मेष का मंगल है, तो वो पंच महापुरुष योग के हिसाब से भी उसका बनता है क्या ना। और अगर केंद्राधिपति दोष भी ये कहता है कि अगर केंद्र में ग्रह बैठा हुआ है, तो उस पर केंद्राधिपति दोष भी लग रहा है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? केंद्र का स्वामी अगर केंद्र में बैठे जी। तो उसके ऊपर दोष लगता है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि केंद्राधिपति दोष की जब हम बात करते हैं तो उसके कई सारे पार्ट्स हमने आपको बताया था, आगे कई सारे पार्ट्स बताएंगे। उसमें जो सबसे मेन होता है वो ये कि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ जाए। उसके अलावा अगर वो 6, 8, 12 में भी अगर उसका संबंध बनता है तो भी वो केंद्राधिपति दोष में आता है। कुछ जगहों पे जो है ये कहा जाता है कि दोनों जिन ग्रहों की राशियां जो हैं वो केंद्र में आ जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ बुध और गुरु ऐसे हैं कि जिनकी दोनों की जो राशियां वो एक साथ केंद्र में आ सकती, लेकिन बाकी और ग्रह भी हैं तो उनको भी केंद्राधिपति दोष लगता है अगर उनका संबंध 6, 8, 12 से, अगर उनका फल संबंध जो उनका बन जाए। अब इसमें फर्क ये होता है कि उसकी जो शुभत्व है या जो उसका अशुभ असर है, तो उसका असर जो है वो है तो वो शुभत्व नहीं दे पाएगा, अशुभ है तो अशुभ नहीं दे पाएगा, यानी कि उसको फल देने की जो उसकी ताकत है वो खत्म हो जाती है। ये है केंद्राधिपति दोष। अब बात करें जो आपने कहा योग की, जो आपके जो पंच महापुरुष योग हैं 5 ग्रहों की वजह से बनते हैं, तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च में हो या लग्न से केंद्र में हो। लग्न से केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 हाउस में हो। तो ये पंच महापुरुष की स्थितियां हैं। उसका जब समय आएगा योग का, तो उस समय योग के समय में वो योग का इफेक्ट देगा, जो दोष का समय उस समय दोष का इफेक्ट देगा। हाँ, अगर समय की गणना जो है कुछ ऐसी बनी कि उसी समय जो है आपका केंद्राधिपति दोष भी एक्टिव हो रहा है उसी ग्रह का, और उसी ग्रह का पंच महापुरुष भी एक्टिवेट हो रहा है, तो फिर असर नहीं मिल पाएगा। उसका जो फल, अच्छा फल जो मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। दोनों में प्लस माइनस होकर के इक्विवेलेंसी आ जाएगी। प्लस दोनों एग्जैक्टली सेम कंडीशंस नहीं हैं, उनमें अलग अलग कंडीशंस भी हैं। एक कंडीशन ये है कि हाँ, वो पंच महापुरुष योग बनाते हुए केंद्र में ही बैठा हुआ है और उस फॉर्म से वो केंद्राधिपति दोष भी उसके ऊपर लग रहा है। अब ऐसे में अगर उसके ऊपर कुछ और बुरी दृष्टियां बुरे ग्रहों का के साथ है तो दोष ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, नहीं तो योग ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और कब कब उनका असर होना है वो देखना होगा। और कोई? इसके अलावा सर एक, हाँ, एक हाँ। चीज और है। तो जैसे शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग आपने बताया था मुझे, हम लोगों को। हम्म। तो सर शुभ कर्तरी योग में ये था कि अगर सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं तो शुभ कर्तरी योग हो गया, मतलब पाप हम्म। ग्रह है तो पाप कर्तरी योग हो गया। हम्म। लेकिन अगर एक तरफ शुभ, मान लीजिए कि नेक्स्ट प्लेस पे द्वितीय भाव में हम्म। सूर्य शुभ ग्रह हो जाए और पीछे अशुभ ग्रह हो, उस कंडीशन में क्या होगा? ये मिक्स्ड इफेक्ट हो गया। तो इसमें ठीक है। कोई ऐसा कोई वो हाँ, नहीं ये बनता ये है? तो नॉर्मल मिक्स्ड इफेक्ट हो गया। योग या नहीं होने की स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं। सूर्य के केस में जो है वो उभयचारी कहलाता है ये योग, जब दोनों तरफ ग्रह होते हैं तो। जी जी जी। ठीक है। कर्तरी या उसकी जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि सूर्य और चंद्र के अलावा जब हम बात कर रहे हैं किसी बिल्कुल। भी ग्रह के लिए, जी। और उसके साथ जो है 2, 12 में दोनों में ग्रह हों या हम्म खाली हों, तो उसको जनरली हम्म कर्तरी योग कहते हैं उसको। हम्म। ठीक है। तो शुभ ग्रह हो, अच्छी कंडीशन जी हो तो शुभ जी कर्तरी, और वो जी ब्लैंक हो या अशुभ ग्रह हो तो पाप कर्तरी। जी ठीक है। अशुभ ग्रह है तो ज्यादा इफेक्ट, खाली है तो थोड़ा सा कम नेगेटिव इफेक्ट, बट नेगेटिविटी मानते हैं उसे, खाली या अकेला हो जाना। सर एक और आपने बताया था, ये योग था हर्ष योग, सरल योग और विमल योग। 3 कंडीशंस हैं जिसमें कि 6, 8, 12 का संबंध बनना है, जो आपको मैंने बताया भी था विपरीत राजयोग के लिए। ठीक है। जी जी जी। 6, 8, 12 का कंडीशन ये है कि 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही कहीं भी बैठे हों, यानी कि छठे भाव का स्वामी छठे में, 8वें में या 12वें में हो। अगर ऐसा होगा तो छठे में अगर वो है तो वो हर्ष योग है, 8वें या 12वें में है तो विपरीत राजयोग। ठीक है।
हर्ष भी विपरीत राजयोग ही है एक तरीके का, लेकिन छठे का वाला स्वामी छठे में ही बैठा हो तो उसको स्पेसिफिक अलग से नाम दे दिया गया। जनरली वैसे ये कहा जाता है कि कोई भी अगर 6, 8, 12 में से कोई भी बैठे हो तो छठे में बैठे हो तो वो सभी हर्ष हर्ष योग हैं, हर्ष विपरीत राजयोग हैं। 6, 8, 12 का में से किसी का भी स्वामी अगर 6th हाउस में है तो वो तीनों ही कंडीशंस हर्ष विपरीत राजयोग की हैं। अब इसमें स्पेसिफाइड कंडीशंस बहुत सारी हैं कि छठे का ही स्वामी बैठा हो या 6, 8, 12 का कोई सा भी स्वामी बैठा हो या इसके अलावा कोई और अशुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तो भी जो है ये योग बनता है, लेकिन वो उसका लेवल डिफरेंट हो जाए। ऐसे ही 6, 8, 12 में से किसी का भी स्वामी या कोई अशुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि अगर अष्टम भाव में होगी तो वो सरल विपरीत राजयोग होगा, ठीक है। और यही कंडीशन सिचुएशन अगर 12th हाउस में बन रही होगी तो वो विमल विपरीत राजयोग बन जाएगा। वही अंतर्दशा और प्रति अंतर्दशा कैलकुलेट करने के लिए पेज 115 से 124 और एफोमरीज। सर अब जैसे हमारी महादशा आ रही थी 9/2/2020 से 16/1/2021 तक। नेक्स्ट पेज पे जाइए, उसमें बैलेंस ऑफ विंशोत्तरी दशा बाय लॉन्गिट्यूड ऑफ मून हाँ जी दिया गया ना। इसमें 0 डिग्री 0 मिनट से लेकर के और नेक्स्ट पेज पे 30 डिग्री 0 मिनट लॉन्गिट्यूड ऑफ मून तक आपको दिया गया। टॉप साइड में अगर देखेंगे तो मून इन मेष सिंह धनु वृष कन्या मकर, तो 4 कॉलम आपको वो दिए गए हैं। तो आपका चंद्रमा जो है किस राशि में है और कितनी डिग्री का, उसके हिसाब से आप डायरेक्टली जो है उसकी दशा को देख सकते हैं, ठीक है। ये महादशा दिख रही है ये आपको। उससे पिछले वाले पेज पे महादशा के अंदर अंतरदशा की क्या कैलकुलेटिव्स हैं वो दिए गए हुए हैं। और उससे आगे चलेंगे तो उसमें आपको विंशोत्तरी के सब पीरियड्स यानी कि प्रत्यंतर दशा के जो चार्ट्स हैं वो दिए गए हैं पूरे के पूरे, स्टार्टिंग फ्रॉम सन। देखिए यहाँ पे, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है मून में हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी। इसके अंदर ये था मून हमारा जो हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ था, दिखाई दे रहा है आपको। अब ये जो आपने जो टेबल खोला है इसमें टॉप पर देखें लॉन्गिट्यूड ऑफ मून पहला कॉलम है, उसके बाद 4 कॉलम है। पहले में है 159 के लिए मेष सिंह धनु, उसके बाद है वृष कन्या मकर के लिए, फिर है मिथुन तुला कुंभ और फिर है कर्क वृश्चिक मीन। तो मून जो है हमारा किसमें, कैंसर में, कर्क में हो गया ना। तो लास्ट वाला कॉलम लीजिए, ठीक है। और लास्ट वाले कॉलम में हमारा मून की डिग्रीज कितनी है, 29 डिग्रीज 14 मिनट्स। फर्स्ट कॉलम में रोज देखिए इसमें डिग्रीज लिखी हुई हैं, ये फर्स्ट पेज पे 19 डिग्रीज तक है। सेकंड पेज पे आएंगे तो 29 डिग्रीज, और 29 डिग्रीज में हमें जाना है 14 मिनट्स, तो 29:0 29:20, ठीक है। तो 29:0 29:20 के लास्ट में आए, क्या बता रहा है वो आपको देखो, 10 मिनट 6 सेकंड, ठीक है ना। 10 मिनट 6 सेकंड और 10 महीने, हाँ 10 महीने 6 दिन, हाँ ठीक है ना। 10 महीने 6 दिन बता रहा है वो, ठीक है। और जो उसमें जो आपकी वो है क्या कहते हैं 2940 के लिए 2920 के लिए, तो उसमें एक साल 3 महीना 9 दिन और 10 महीने 6 दिन, इसके बीच में कुछ आएगा वो आपको अभी इसमें एवरेजिंग आउट करके उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर ये आया क्या, महादशा का पीरियड? अंतर्दशा, ये महादशा के लिए होता है, ठीक है। उसमें टॉप पे देखेंगे तो उसमें जो आपको दिखाई देगा कि बुध का जो है उसमें जो है वो है महादशा। ये हमारा आंसर आया था ना उसमें, ये था जी बुध की महादशा, हमारा जवाब जो ये आया था उसके अंदर बुध महादशा आई थी ना हमारी। हाँ जी तो जो बुध की जो महादशा आई इसके अंदर हमारी, तो वही है, उसने आपको दिखा दिया है कि बुध की महादशा है और उसमें आपका बैलेंस कितना है। बैलेंस जो है आपका 1 साल 3 महीने 9 दिन से और 10 महीने 6
दिन के आसपास है। हमारा जो था, हमारा कितना था, 11 महीने 7 दिन, ये जो हमारी आई थी जी एरी, है ना, 11 महीने 7 दिन। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो 29.0 29.20, तो यहाँ से 29.20 की तरफ ही ज्यादा आना है, और वो एवरेज आउट कर सकते हो। उसके लिए उसके नीचे प्रोपोर्शनल पार्ट भी आपको दे रखा है, ध्यान दो तो, अगर नीचे दिया है। प्रोपोर्शनल पार्ट दे रखा है ना आपको, हाँ जी सर। है ना, तो प्रोपोर्शनल पार्ट में अगर आप देखो तो हमारा जो है 14 डिग्री है हमारा, है, और हम है कितना, 29-20 देख रहे हैं हम, 29-20 देख रहे हैं ना हम। ठीक है, और हमारा कैलकुलेटिव पार्ट कितना है, हमारा कैलकुलेटिव पार्ट था 29 14 37, राइट। तो 29 20 और 29 14 में कितना डिफरेंस हो गया, 6 डिग्री का, सॉरी 6 मिनट का, 6 मिनट का डिफरेंस हो गया ना। अब नीचे प्रोपोर्शनल वाले चार्ट में देखिए 6 मिनट कहां पर आ रहा है, देखिए 6 मिनट में, और मरकरी में चले जाइए लास्ट में, एक महीना 1 मंथ, एम में 1 है, डेज में 16 है, 1 मंथ 16 डेज का डिफरेंस हो गया। 2020 में हमारा कितना आ रहा है, 10 मंथ्स एंड 6 डेज। ठीक है, इसमें 1 मंथ 16 डेज का ये है, और 0.5 को अगर आप थोड़ा सा और घटा लोगे तो कुछ डेज का वो हो गया लगभग, इसको अब आप 10 मंथ में जोड़ोगे तो वही 11 मंथ और कुछ डेज का डिफरेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये रेडी रेकनर्स हैं, लेकिन ये एवरेज्ड आउट चीजें दे देंगे आपको। तो इन जनरल आपको जवाब देखना है तो हाँ जी, आपका जो है 11 महीने कुछ दिन के आसपास आपका बुध की दशा का आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी अंतरदशा जो है उसे कैसे चेक करोगे, अंतरदशा चेक करने के लिए इससे पीछे वाला जो पेज है उसमें आ जाइए, विंशोत्तरी दशा एंड अंतरदशा। उसमें देखें सबसे नीचे की तरफ जो मरकरी का वो दिया हुआ है आपको चार्ट, सबसे नीचे वाले में फर्स्ट दिया हुआ है ना, मरकरी बुध 17, हाँ जी। मिल गया। अब उसमें देखें टोटल अप, सब पीरियड्स भी दे रखे हैं और टोटल टाइम भी दे रखा है। तो उससे भी जो है आप नीचे अगर उसे आप चेक करोगे तो आप जान पाओगे कि जुपिटर तक, मरकरी में जुपिटर तक 14 इयर्स 3 मंथ्स 21 डेज हो गए हैं, और हमारे बचे हुए कितने, 11 मंथ्स। सैटर्न में जो है लगभग 3 साल के आसपास का टाइम है, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमारा अंतरदशा जो कौन सी चल रही है, वो शनि की चल रही होगी। तो ये जो हमने टेबल यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखो तो ये जो हमने कैलकुलेशंस की पूरी की पूरी, ये वाली इतनी सारी, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आपको यहाँ दिखाई दे गया कि हाँ जी ये बुध में शनि चल रहा है। नहीं तो इसकी बैलेंसिंग के हिसाब से वैसे देख सकते हो। अब इसकी प्रत्यंतर की बात करें तो जो बैलेंस वाला पेज है उससे अभी आगे वाले पे चले जाओगे अगर, तो उसमें आपका है विंशोत्तरी दशा सब पीरियड। उसको कैसे निकालेंगे, बुध में शनि है हमारा, राइट। तो ये प्रत्यंतर दशा वाली कैलकुलेटिव के पेज पे आ जाए, ये रही हमारी जो प्रत्यंतर दशा कैलकुलेटिव है। तो इसमें सन है पहले, फिर मून के चार्ट्स हैं, फिर मार्स, फिर राहु, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, तो सैटर्न, उससे आगे मरकरी। तो मरकरी में अगर आप देखोगे तो मरकरी के एंटी पीरियड्स में मरकरी 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 केतु, मरकरी वीनस, मरकरी सन, मरकरी मून, मरकरी मार्स, इस सबको देखेंगे तो लास्ट में उसमें है मरकरी सैटर्न। मिल गया। अब इस मरकरी सैटर्न के अगर आप अंदर देखोगे तो मरकरी सैटर्न सैटर्न यानी थर्ड लेवल, वो कितना है, 5 मंथ 3 डेज इतने आवर्स का है, तो वो आपको कैलकुलेटिव दे दिया गया। तो ये वाली जो हमने यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन करी है, ये वाली कैलकुलेशन देख रहे हो, ये सारी कैलकुलेशन, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये रेडी रेकनर चार्ट में यहाँ पे आपको दे दी गई इनके आंसर्स। देखो इसमें ये वाली हमने कैलकुलेट की हुई है ना, ये लास्ट वाली बुध शनि चंद्र। तो देखिए इसमें मरकरी सैटर्न मून कितना दे रखा है, 2 मंथ 20 डेज 18.0 आवर्स। हमारा भी वही रहा ना, ये रहा 2 मंथ्स 20.7 डेज। हमारा भी यही कैलकुलेशन है कि नहीं है।
उससे नेक्स्ट मार्च को देखिए 1 मंथ 26 डेज एवरेज आउट करने लगे थे, उसके बाद हम तो वही वो 12 आवर्स छूट गए हैं, राइट। राहु में 4 मंथ्स 25 डेज 8 आवर्स, जुपिटर में 4 मंथ्स 9 डेज, तो डेज तक की हमने कैलकुलेशंस की हुई हैं इसके अंदर ये रही। तो ये जो हमने कैलकुलेशन या जो सिस्टम आपको सिखाया है उसका रेडी रेकनर चार्ट है, राइट। लेकिन जब आप एग्जाम लिखोगे तो वहां पे आपको ये कैलकुलेट करके ही दिखाना होगा। क्लियर हो गया सबको चार्ट्स का इसका? सर ये क्वेश्चन ना बुक में ही है, इफ वीनस इज इन डीप एक्सॉल्टेशन पॉइंट इन राशि चार्ट व्हाट विल बी द पोजीशन इन नवमशा? शुक्र कौन सी राशि में उच्च का होता है? मीन याद राशि में, नहीं। अच्छा, ठीक है। और मीन राशि में भी 27 डिग्रीज इज द हाईएस्ट पॉइंटर। डीप एक्सॉल्टेड, डीप एक्सॉल्टेड यानी कि मीन के 27 डिग्रीज पर पोजिटेड है, तो नवांश में कहां पर होगा? तो कर्क से शुरू करना है, और कितने डिग्रीज का है? 27 डिग्रीज का है। तो 27 डिग्रीज का है अगर, तो कौन से जो है वो उसमें जाएगा नवांश में? कौन सा पार्ट होगा? 9th पार्ट होगा, क्योंकि 26 डिग्रीज 40 मिनट से 30 डिग्रीज तक लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो कर्क से शुरू करेंगे, 9th काउंट करना है, तो काउंट कीजिए कितना हो गया? मीन राशि सर। मीन में ही पहुंच गया, ठीक है। तो यानी कि शुक्र जो है वो मीन में अगर बैठा है और अपने परमोच्च स्थान पर है, तो नवांश में भी वो मीन में ही होगा। तो यानी कि एक तो वो उच्च है, ऊपर से परमोच्च है, और वर्गोत्तम हो गया D9 में। ये आपका आंसर है। So Saturn is positioned in Kritika Nakshatra first charan. What could be the position of Saturn in Hora chart? हाँ जी सर, कृतिका मेष और वृष में आ रहा है। हाँ जी, तो कृतिका के कौन से चरण में है बताइए? वो क्या पोजीशन आपको दी गई है? कृतिका के पहले चरण में है, ठीक है। हाँ जी। तो कृतिका का पहला चरण मतलब कितनी डिग्री का हो गया वो? कृतिका का पहला चरण कौन सी राशि में आता है? मेष। अश्वनी मेष में है पूरा, भरणी पूरा मेष में है, कृतिका का पहला चरण मेष में है। हाँ जी, राइट। पहला चरण मेष में है मतलब मेष के एंड में है उसकी पोजीशन। वन चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशनिंग हो गई 2640 से 3000 तक। हाँ, जाएगा मेष में है, और 2640 से 3000 के बीच में है, राइट। अब हमारे को इसका बनाना क्या है? होरा चार्ट बनाना है। ये हमारा ग्रह है, मेष राशि में है, तो मेष राशि सम है कि विषम है? विषम हो गई। और 26 डिग्री से 2640 से 30 डिग्री के बीच में है ग्रह, तो हमारा पार्ट 15 से 30 वाला हो गया। तो 15 से 30 के बीच में वो आया, यानी कि चंद्रमा कर्क में है, यानी कि वो कहाँ पे? कर्क में है। वो होरा में, होरा चार्ट में जिस भी ग्रह की बात हो रही है, जिसकी हमें पोजीशन दी गई है, वो कहाँ पे आ रहा है? खत्म हो गया आंसर। चलिए, एक चीजें हैं इनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सूर्य, चंद्र, सूर्य, मंगल और शनि, ये 3 ग्रह जो हैं, ये 3, 6, 10 और 11 भाव में शुभ फल देते हैं। सूर्य, मंगल और शनि अगर 3rd हाउस में बैठे हैं, या 6th में बैठे हैं, या 10th में बैठे हैं, 11th में बैठे हैं, तो ये अच्छे फल देते हैं। ऐसे चंद्रमा जो है वो अगर 6 से 12 में बैठ जाए तो अशुभ फलदायक हो जाता है। बुध 12th हाउस में अशुभ फल देता है। गुरु 3, 6, 8 में अशुभ फल देता है। शुक्र 3 और 6 में अशुभ फल देता है। लोगों से की जब बात करते हैं, लोग जब रत्न बताते हैं, आप लोगों को अगर कोई रत्न बताना है, तो रत्न किस ग्रह के जो है कौन से हैं उसका भी थोड़ा सा भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो रत्न है वो लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं आप कभी भी।
लग्नेश का रत्न कभी भी आप पहन सकते हैं, जनरल फॉर्मेट पर पहना जा सकता है, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफाइड रिजल्ट चाह रहे हैं और उसका पूजन करके आपने उसे पहनना है, तो लग्नेश के साथ मित्र और अधिमित्र वगैरह जो होते हैं उनके रत्न पहन सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए जो मित्र ग्रह होंगे, जो अधिमित्र ग्रह होंगे, उनके रत्न भी जो हैं आप पहन सकते हैं। बाकी जितने भी ग्रह होते हैं उनके रत्न नहीं पहनाए जाते, उनके लिए दान या जाप किया जाता है। उसके अलावा रत्न पहनाने के लिए एक चीज का और ध्यान रखा जाना होता है कि महादशा और अंतरदशा, तो किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की साथ में अंतरदशा चल रही है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से और उतने ही टाइम के लिए रत्नों को पहनाया जाता है। अंगूठी ऐसा नहीं होती कि आपने किसी को कोई रत्न या कोई चीज बताई और वो हमेशा के लिए पहन लिया। सिर्फ आपके जो लग्नेश का रत्न है वो आप पहने रह सकते हैं, बाकियों का जो रत्न या जो टाइम पीरियड होता है उस अंगूठी को पहनने का, उसके बाद वो अंगूठी उतारनी होती है। नहीं तो अभी उसने आपको फायदा दिया है, कुछ टाइम बाद वो उल्टा नीचे गिराना शुरू कर दे। तो रत्नों ये के लिए अंतरदशा नाथ क्या है सर? नाथ मतलब लॉर्ड, महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ हमने चेक किया था ना, बुध की महादशा अच्छा ठीक है ना, तो वो नाथ उसको लॉर्ड कहते हैं। तो बुध की दशा मतलब बुध जो है वो दशा लॉर्ड है, और बुध में शनि सर था तो सपोज शनि वॉज अंतरदशा लॉर्ड। तो उस कुंडली के लिए जिस जातक को आप ये अगर किसी को आप नीलम बताने के लिए जा रहे हो तो देख लो कि इस समय कौन सी दशा चल रही है। ठीक है, शनि उसमें अगर लग्नेश है या मित्र अधिमित्र है तब आप उसे पहनाएंगे, नहीं तो उसकी कोई महादशा या अंतरदशा इस तरीके से चल रही हो जिसमें कि आपने उसको बेटर करना है तब चलाएंगे। अगर आपको शनि को शांत करना है तो फिर रत्न नहीं पहनाया जाता, फिर जाप और दान किया जाता है। ग्रहों को शांत करने के लिए दान और जाप किया जाता है, उसकी पावर बढ़ाने के लिए रत्न पहनाया जाता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि ये पाप ग्रह है या इसने कोई नुकसान करना है तो उसका रत्न मत पहना देना, जप और दान किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो योग है सर हमेशा लग्न कुंडली से ही देखते हैं या आप इस पे भाव चलित पे भी होता है? भाव सर चलित सपोज उसका किसी हेल्पिंग हैंड है, आप लग्न कुंडली को छोड़ नहीं सकते। सर सपोज किसी का लगन लॉर्ड गल मतलब अशुभ ग्रहों में बैठा है, मतलब वो घरों में बैठा है, अशुभ फल दे रहा है, पॉसिबल तो ये भी है कोई ऐसा योग बन रहा हो और हमने उसका रतन पहना दिया तो? इन जनरल अंगूठी पहननी है पहने रह सकता है, लेकिन अगर नहीं आप मतलब कोई लगन उससे लॉर्ड पहन सकते स्पेसिफाइड, हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आप उससे कोई स्पेसिफाइड रिजल्ट चाहते हैं तो फिर दशाएं देखनी होंगी, उसके इफेक्ट्स देखने नहीं, होंगे, किस समय पहन लेना है किस समय उतार देना है वो देखना होगा। नहीं सर, आई मीन टू से कि लगन लॉर्ड कांट गेट, मतलब उसका पहनाए रखने से वो कांट गेट वर्स्ट, इफ इट वोंट गेट बेटर इट वोंट गेट वर्स्ट। हाँ जी, ये चीज होती है। लगन लॉर्ड आप स्वयं हो, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आदमी जिद्दी है और आप उसकी जिद खत्म करना चाहते हो तो फिर आप लगन लॉर्ड का नक्श नहीं पहनाओगे उसको। लग्नेश का रत्न पहनाओगे तो जो उसके जो ट्रेट्स हैं वो बढ़ेंगे, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, दोनों पावरफुल हो जाएंगे ट्रेट्स। ना यू हैव टू सी कि उसके ट्रेट्स कैसे हैं, अच्छे वाले ज्यादा हैं या बुरे वाले ज्यादा हैं, और आपको उसे किधर ले जाना है। रत्न वगैरह आपको बताए हुए होंगे मैडम ने ग्रहों के हिसाब से ना, हाँ जी, शुरुआती उसमें चार्ट में ही आप लोगों को बता रखे होंगे। पता है तो सर। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये ग्रहों के देवता हैं। सूर्य के देव हैं शिव, चंद्रमा के देवी हैं पार्वती, मंगल के देव हैं हनुमान, बुध के देवता है महाविष्णु। जब आप पूजा की बात करते हैं ना हाँ जी, तो ये हैं। हनुमान जी को मंगलवार के दिन जो किया जाता है, विष्णु जी के लिए बुधवार को हरा चारा खिलाया जाता है, वो इसीलिए। ठीक है, गुरु के जो देव हैं वो हैं ब्रह्म शिव, ब्रह्म शिव। शुक्र की हैं लक्ष्मी देवी और शनि की हैं यम। हर तरफ से फैसला करने की कंडीशन है इनकी। भाव कारक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट और 9th हाउस का कारक है सूर्य। चंद्रमा इज फॉर 4th हाउस,
मंगल इज थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस। ठीक है, बुध इज फॉर 2 4 10, गुरु 2 5 9 10 11। भाव कारक मतलब सर इन हाउसेस पे इनका इफेक्ट ज्यादा रहता है। इन भावों में फर्स्ट हाउस के लिए आत्मा कारक है सूर्य, 9th हाउस में पिता का कारक, धर्म का कारक है सूर्य, पिता का कारक बेसिकली, सॉरी। 4th हाउस में माता का कारक है चंद्रमा, 4th हाउस मेन जिस चीज के लिए है सबसे बड़ा पार्ट। 3rd हाउस में भाई बहनों के लिए है मंगल, 6th हाउस में ऑपरेशन के लिए, शत्रुओं से के लिए, रोग के लिए है मंगल। 2nd हाउस में वाणी के लिए है बुध, 4th हाउस में सखा दोस्तों के लिए है बुध, 10th हाउस में करियर में बुद्धि के लिए है बुध, गुरु। उसी तरीके से अब इसको आप देख लीजिए, 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, इन सारी चीजों के लिए गुरु है। शुक्र 4th और 7th हाउस के लिए, शनि 6 8 एंड 12 के लिए। उसके अलावा ये है निष्फल भाव, तो 2nd हाउस में मंगल जो है वो निष्फल ही हो जाता है। ऐसे ही 4th हाउस में बुध निष्फल ही है, 5th हाउस में गुरु निष्फल माना जाता है, निष्फल भाव हैं इनके। शुक्र जो है वो 6th हाउस में, शनि जो है वो 7th हाउस में। ठीक है, अब आप कहोगे कि गुरु तो सर आप भाव कारक में भी 5th हाउस का बता रहे हो, तो गुरु अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है तो वो संतान में देरी कर देते हैं, शिक्षा हिला देते हैं, ईगो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, पेट मोटा कर देते हैं। उसके आगे स्वर आदि लिखे हुए हैं कि कौन कौन से स्वर जो हैं इसमें दिए गए हैं इन ग्रहों को। तो सूर्य को स्वर मिले हैं, चंद्र को अंतस्य, ऊष्म और महाप्राण, ये सब कुछ चंद्रमा के पास है। उसके बाद फिर मंगल के पास है क वर्ग, क ख ग घ ढ। बुध के पास अगला जो ट वर्ग होता है, फिर गुरु के पास त वर्ग, शुक्र के पास च वर्ग, शनि के पास प वर्ग, और बचा हुआ सारा यानी कि अंतस्य, ऊष्म और महाप्राण ये सभी चंद्रमा के पास हैं। ये समझ में नहीं आया, ये किस तरह से रिलेटेड है, ये एक बार फिर से बता दीजिए। जब आप क की सारी चीजें बोलते हैं तो आपका नसें खिंचती हैं, क ख ग, और कोई भी चीज कहीं भी टचिंग नहीं ले रही होती। इन पांचों को बोलिए, कहीं भी वो टच नहीं करता। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक अलग टाइप की प्रोनाउंसिएशन है ये, जिसमें जोर का काम है लेकिन किसी की यूसेज नहीं है। बुध का जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो ट से यूज है, तो ट देखें तो ट वर्ग के जितने भी हैं वो जबान की बात करेंगे तो वो एक ही जगह पर ट ट ट ट ठ ड ढ, तालू पर जीभ जो एक स्पेशल तरीके से मुड़ के टच मारती है, एक अलग तरीके की टकराव दे रही है, वो आपको एक अलग तरीके की वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जो कि बुध से रिलेटेड वाइब्रेशंस हैं। ये साउंड वाइब्रेशंस हैं जो इन ग्रहों से रिलेटेड हैं। शनि के केस में दो चीजें होती हैं, एक होता है ढैया और एक होता है साढ़े साती। तो चंद्रमा से ये बात हम बात कर रहे हैं जन्म चंद्रमा की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जन्म चंद्रमा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जन्म चंद्रमा मतलब जो हमने D1 में जो हमने चंद्रमा बनाया है। और आज की पोजीशन देखें, आज का जो है पंचांग अगर हम उठाएंगे तो उसमें जो शनि की जो पोजीशन है, तो आज की करंट पोजीशन जिसको हम कहते हैं उसे हम कहते हैं गोचर, उसको कहते हैं गोचर। तो यानी कि गोचर शनि जो है वो अगर जन्म चंद्रमा से 4th आ जाए, यानी कि ये वाली पोजीशन हो जाए, जहां पर भी चंद्रमा बैठा है वहां से 4th काउंट कर सकते हैं जी। 4th हो गई ये वाली पोजीशन, या फिर उससे 8th पोजीशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी को अपना मून याद है, चंद्रमा याद है किसी को अपना? चलिए, किसी का भी चंद्रमा अगर मान लीजिए, अभी आजकल शनि कहाँ पर है मालूम है सबको? 9 sin 7 degree 40 minutes। 9 साइन पास मतलब कौन सी राशि में है?
10th राशि 10th राशि मकर राशि में है, तो ऐसा किसी को अपने चंद्रमा का याद है? एक्वेरियस 11th में है, ठीक है। जी तो आपसे जो है शनि इस समय आपका चंद्रमा 11th हाउस में है, तो आपसे जो है गोचर शनि आपसे कौन सी पोजीशन में हो गया? 12th पोजीशन पर है, 12th पोजीशन, जी जी। ठीक है। तो अगर वो 4th होता है, यानी कि आपका चंद्रमा जो है वो कुंभ में है, राइट। तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, तो यानी कि आज की डेट में अगर शनि वृष राशि में होता तो आपकी ढैया चल रही होती, ओके। राइट। या फिर कौन सी पोजीशन में होता? 8th पोजीशन। 8th पोजीशन कौन सी बनती? तुला गिने? राशि, तुला राशि आती है सर, तुला नहीं सर, नहीं नहीं, वो कन्या। तो कन्या, कन्या राशि सर, कन्या राशि। बिल्कुल। तो अगर वो कन्या राशि में होता तो भी ढैया होती, ठीक है। वो कौन सी होती? अष्टम शनि की ढैया होती, राइट। अगर वृष में होता तो चतुर्थ शनि की ढैया होती। तो ये दो पोजीशंस हैं, ये ढैया की पोजीशंस हैं। तो अभी इनकी They ढैया both नहीं give चल रही। equal effects. नहीं, बोथ हैव डिफरेंट इफेक्ट्स, Different effects. राइट। और कौन से नंबर की ढैया है उस पे भी डिफरेंट इफेक्ट, यानी हर बार जब वो कन्या में आएगा इनकी लाइफ में, एवरी 30 इयर्स इट विल कम बैक टू कन्या, जी 29 से 30 इयर्स के बीच में। तो हर बार भी रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। तो पहली ढैया है कि सेकंड ढैया है कि थर्ड है, विल अगेन हैव डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो 7.5 मीन्स जहां भी चंद्र का जन्म का चंद्रमा है, वहां से 12th पोजीशन पर जैसे ही शनि आता है तो वो 7.5 शुरू हो जाती है। तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर है? कुंभ कुंभ में। राशि में। मकर। कुंभ में चंद्रमा, जन्म का चंद्रमा कुंभ में है इनकी कुंडली में। और गोचर में आज की डेट में करंट में शनि कहाँ पर है? मकर में एंटर कर चुका है, ठीक है। तो यानी कि इनकी 7.5 शुरू हो चुकी है। जी। कब तक चलेगी? 7.5 साल तक। क्यों? क्योंकि लगभग 2.5 साल वो कहाँ पे रहेगा? इनसे 12th हाउस में, यानी कि मकर में। उसके बाद 2.5 साल वो कहाँ पर रहेगा? इन्हीं की चंद्रमा की सेम राशि में, यानी कि कुंभ में। और उसके बाद 2.5 साल वो कहाँ पे रहेगा? चंद्र से नेक्स्ट वाली में, यानी कि मीन में। तो यानी कि जन्म चंद्रमा से 12th, सेम हाउस एंड सेकंड हाउस, इन तीनों पोजीशंस में जो 7.5 साल का जो समय होता है, इस दौरान का जो टाइम पीरियड है वो 7.5। तो 7.5 कैसे देखेंगे? जन्म चंद्रमा से 12th हाउस में जैसे ही शनि ने एंटर किया, आपकी 7.5 स्टार्ट हो गई। उसके बाद वो सेम हाउस में मूव करेगा और फिर सेकंड हाउस में आ जाएगा जन्म चंद्रमा से। जब इसको वो छोड़ेगा तब वो 7.5 एंड करेगी। तो ये 7.5 इयर्स का 3 भावों का ये टाइम पीरियड 7.5 कहलाती है। हाँ जी सर। अब इसमें हर 2.5 साल में भी रिजल्ट चेंज होते हैं। पॉइंट 1, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक तरीके से, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है ना। तो पहले 2.5 साल में रिजल्ट्स अलग होते हैं, सेकेंड 2.5 साल में अलग होते हैं, थर्ड 2.5 साल में अलग होते हैं, क्योंकि शनि की पोजीशन बदल रही है, कॉम्बिनेशंस बदल रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो चेंज होता है। प्लस पहले जैसे ढैया में बताया, तो पहले 7.5 के रिजल्ट्स में सेकंड 7.5 के रिजल्ट्स में फर्क होते हैं। सर तभी कहते हैं 60 जाते जाते अच्छा करके जाती है, मतलब कुछ दे के जाती है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, सबके लिए नहीं। सबके लिए ना दे के जाती है, सबसे ना ले करके जाती है। जनरली जो पहले 7.5 जो होती है उसका इफेक्ट पेरेंट्स के ऊपर आता है। पहले पार्ट की पहली 7.5 लाइफ की पहले 7.5। अगर उसमें बच्चा छोटा है तो कंप्लीटली पेरेंट्स के ऊपर उसका इफेक्ट आता है।
अगर बच्चा बड़ा है तो कुछ हिस्सा उसके ऊपर जाएगा। इसमें फादर ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ढैया में फर्स्ट ढैया जो है वो मदर को अफेक्ट करती है, वो भी अगर चतुर्थ वाली है तो बहुत सारी चीजों के ऊपर मैटर करता है, कई सारी चीजें। बात करते हैं गंडमूल क्या चीज होते हैं और क्या होता है। तो अगर हम गंडमूल की बात करें तो जिस तरीके से मैंने आपको उसमें बताया था कि कौन कौन से होते हैं जो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। सब बुध और केतु के नक्षत्र जो होते हैं, बिल्कुल, बुध और केतु के जो नक्षत्र हैं वो गंडमूल नक्षत्रों की कैलकुलेशंस में वो आते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो 3 नक्षत्र हो गए और नीचे के जो 3 नक्षत्र हो गए। ठीक है, 3 बुध के 3 केतु के। इसमें जो गंडमूल की जो स्थिति है वो क्या चीज कहती हैं कि मूल का जो नक्षत्र है और अश्लेषा का जो नक्षत्र है, जैसे यहां पर अगर हम इसकी कैलकुलेशन की जब हम बात करें तो मूल का पहला, गंडमूल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं इसके अंदर हमारे पास, अश्वनी, मघा और मूल। ठीक है, ऐसे ही अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मूल और अश्लेषा को जो है इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं, सबसे ज्यादा जो है अलग विशेष गंड कारक माना जाता है इनको, मूल को और अश्लेषा। ठीक है, वैसे तो 6 के 6 ही जो है गंडमूल हो गए, तो किसी ना किसी तरीके का कष्ट या कोई ना कोई दोष उस जातक के जीवन में, उस बालक के जीवन में माना गया है। लेकिन इनमें से भी कुछ और हैं जिनको कि अलग से एक्स्ट्रा इफेक्टिव या एक्स्ट्रा पावर माना जाता है, जिसमें कि होता है मूल और अश्लेषा। अब इसमें जो है उल्टे तरीके से सारणी बनती है, यानी कि मूल का फर्स्ट पार्ट में आप एक टेबल बना लो, एक तरफ टॉप पे लिखो मूल, एक तरफ लिखो अश्लेषा। तो मूल का पहला, अश्लेषा का फोर्थ, दिस इज लेवल 1। सेकेंड इज मूल का सेकेंड, अश्लेषा का थर्ड, यानी कि अश्लेषा उल्टा चल रहा है, मूल सीधा चल रहा है। अश्लेषा ये एंड वाला है ना, तो ये 4 3 2 1 ऐसे, और मूल जो है शुरुआती का है तो उसका 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो मूल का पहला, अश्लेषा का चौथा, ये फादर के लिए खतरनाक होता है। ऐसे ही जो सेकंड हो गया, यानी कि मूल का सेकंड और अश्लेषा का थर्ड चरण, ये माता के लिए होता है। फिर मूल का तीसरा आ गया और अश्लेषा का सेकंड हो गया, परिवार के लिए, वंश के लिए, पैसे के लिए नाश का कारक होता है। ऐसे ही फिर मूल का चौथा और अश्लेषा का पहला, ये शुभ कारक हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसकी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए सर, लेवल 4 की नहीं चाहिए? आपको मैंने बताया था सबसे ज्यादा जो कष्टकारी होते हैं वो पहले 2 चरण या आखिरी 2 चरण है, बताया था ना। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती के आखिरी 2 चरण और अश्वनी, मघा, मूल के पहले 2 चरण, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। थर्ड चरण उधर से और नीचे वालों का सेकंड चरण, सेकंड लेवल डेंजर है। सेकंड लेवल डेंजर मतलब फिजिकल या लाइफ खतरा नहीं है, लेकिन परिवार के लिए कष्टकारी हो जाएगा, पैसे के लिए कष्टकारी हो जाएगा, लाइफ मुश्किल हो जाएगी थोड़ा सा, लेकिन जिंदगी पे खतरे वाली बात नहीं आती उसमें। ठीक है, तो वो सेकंड लेवल डेंजर है। लेकिन अश्वनी, मघा, मूल का फोर्थ चरण वो कहीं ना कहीं राउंड अप में, मिक्सअप में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती का जो फर्स्ट चरण है वो राउंड अप और मिक्सअप में है, तो वो जनरलाइज्ड उसमें चले गए, एंड से दूर हट गए हैं, वो कहीं भी एंड पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट्स नहीं है वो, क्योंकि उनके साथ उनसे ऊपर वाले का टच पॉइंटर है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र, पुष्य मतलब 8th नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र यानी कि सेंटर वाला 14th, और पूर्वषाढ़ा यानी कि 20th नक्षत्र। ये जो 3 नक्षत्र हैं ये भी कष्टकारी माने जाते हैं। इनमें क्या कष्ट होता है कि इनका जो फर्स्ट पार्ट है वो फादर के लिए,
सेकंड चरण माता के लिए, थर्ड चरण खुद बच्चे के लिए, और फोर्थ चरण मामा के लिए कष्टकारी होता है। सपोज इसमें फोर्थ चरण में है वो, तो उसके मामा पे इफेक्ट आ रहा है, तो अब मामा की कुंडली देख के तो ये पता ही नहीं, उनकी कुंडली देख के कैसे पता चलेगा कि उनपे इफेक्ट क्यों आ रहा है? उनकी कुंडली देख के इफेक्ट कैसे पता चलेगा? चलता है जैसे हम देखें बिल्कुल, और वो बीमार है बट क्यों है? जब उनकी कुंडली देखेंगे और इस लेवल का अगर कोई ज्योतिषी हो जाएगा कि जो है रिश्तेदारों से इफेक्ट निकाल करके देख सकेगा, तो ये बता देगा कि कष्ट जो आ रहा है भांजे की वजह से। अदर वे अराउंड तो जो समझ नहीं आता बीमारी कहाँ से आ रही है, वो ऐसे रीजन ही होते होंगे ना। बिल्कुल, ये कोई पुराना कैरी फॉरवर्ड था जो इस बार निपटाना है। इसमें कष्टकारी भी मीन हेल्थ वाइज और एवरीवे, एनी टाइप ऑफ कष्टकारी, मतलब कष्टकारी। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल, इट कैन बी साइकोलॉजिकल, इट कैन बी फाइनेंशियल, will depend on their कुंडलीज कि कैसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। एंड अगेन दशा और गोचर, जैसे गंडमूल कहा गया है, तो नक्षत्रों के केस में एक जो चीज मैं आप लोगों को और जो मैं बार बार बोल रहा था वो था गंडांत। तो गंडांत क्या चीज है? जो आपको चार्ट मैंने बना करके दिखाया था, उसके अंदर जो राशियों में जो एंड हो रहा था, दिखाया था आप लोगों को ना, है ना? तो राशियों का जो एंडिंग पॉइंट्स जो बन गए थे, यहाँ पर अश्लेषा के एंड पर यहाँ पर कर्क राशि फिनिश ऑफ हो गई थी, है ना, उसका कोई संबंध नहीं बन पा रहा था, और यहाँ से सिंह राशि शुरू हो रही थी। तो ये राशियों का जो एंड है ये गंडांत है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एंड है। तो कर्क राशि में एंड का जो नवांश होगा, लास्ट के 3 डिग्री 20 मिनट या 6:40, लास्ट के 2 चरण है ना, उसमें भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर लास्ट वाला हो जाएगा। तो आखिरी नवांश कर्क राशि का, और यहाँ पर सिंह का जो पहला नवांश बनेगा। तो ये जो पोजीशंस हैं ये गंडांत पोजीशंस हैं, संधि कहते हैं, संधि स्थान है ये, लेकिन ये संधि बनी नहीं। संधि होनी चाहिए थी पर यहाँ पर संधि स्थान बन नहीं पाया। तो अगर वो चरण, यानी कि ये जो नक्षत्र बताए हैं इनमें जो टॉप के जो फर्स्ट वाले चरण हो गए, ये वाले, इन तीनों का फर्स्ट 2 चरण खतरनाक बताया ना, उसमें भी जो बिल्कुल फर्स्ट वाला है, बिल्कुल स्टार्टिंग का, वो इतना ज्यादा पावरफुल नेगेटिव है कि उसमें बच्चे को पैदा होते ही मृत्यु कारक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही इन तीनों में जो लास्ट का चरण हो गया, जो एंड पॉइंट बन गया वहां पर, तो वो मृत्यु कारक हो जाते हैं। ठीक है, राशियों से जोड़ोगे तो यहाँ पे कौन सी राशि एंड हो रही है? कर्क राशि का आखिरी नवांश हो गया, या कर्क राशि की एंडिंग डिग्रीज हो गई। यहाँ पे वृश्चिक की एंडिंग डिग्रीज हो गई या आखिरी नवांश हो गया। ऐसे यहाँ पे मीन की एंडिंग डिग्रीज या फिर आखिरी नवांश हो गया। और अगर यहाँ पर देख रहे हो तो मेष का पहला नवांश या स्टार्टिंग डिग्रीज, यहाँ पे सिंह का पहला नवांश या फिर स्टार्टिंग डिग्रीज, और यहाँ पे धनु का पहला नवांश या फिर स्टार्टिंग डिग्रीज। ये गंडांत पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर लग्न आपका D1 का जो लग्न है, अगर वो कमजोर पड़ रह जाए, या जो चंद्रमा है जन्म का, अगर वो किसी कमजोर पोजीशन में हो, तो मृत्यु कारक हो जाती है।